हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आओ भाई, हम आज लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स। इसके 5 टॉप ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा क्या है इंपोर्टेंट होने वाला है। और जितने भी है सब सीबीएसई के पीवाईक्यू वाले में से हैं, देख कर ले आया हूं मैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक कर लोगे तो समझ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ और नोट्स क्वेश्चन जो हमारे हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि पेपर का टाइम बिल्कुल नजदीक है, तो फटाफट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बस समझ में आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दो भैया। तो वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। तो पहला आता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यंग कह रहा हूं सॉरी, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। येलो लाइट है तो भैया मान लेते हैं येलो लाइट को येलो से ही लिख देता हूं लैम्डा, जिसका वेवलेंथ कितना हो गया हमारा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है सर। आगे प्रोड्यूस फ्रिंज ब्रीथ। फ्रिंज ब्रीथ मतलब क्या हो गया, बीटा। बीटा इज इक्वल टू में कितना दे दिया ये 0.8 mm मिलीमीटर। ठीक है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कौन सा स्लिट एक्सपेरिमेंट है भैया, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है, देखो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आ गया हमारा कहना पॉइंट इसका। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द फ्रिंज ब्रीथ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ इतना। कह रहा है इसको हटाकर लैम्डा, लैम्डा 1 बीटा 1 और ये लैम्डा 2 मान लेता हूं, कितना है 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, होता है। तो फ्रिंज ब्रीथ का कहानी क्या होगा हमें ये बताना है, बीटा 2 का। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज डबल। सेपरेशन क्या कर देता है, डबल। मान लो इसका सेपरेशन डी था पहले वाले का, तो दूसरे वाले का सेपरेशन कितना हो गया, पहले वाले इसका डबल हो गया। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझना है पहले, जल्दी नहीं करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक येलो लाइट कोई सोर्स था, उसका वेवलेंथ इतना था। ठीक है सर। जब ये फ्रिंज ब्रीथ बना रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना है भैया, फ्रिंज ब्रीथ यानी दो कंजुगेटिव, या तो डार्क ले लो या क्या ले लो, ब्राइट ले लो, उनके बीच का जो सेपरेशन होता है इक्वली ही होता है वैसे तो। कितना है, बीटा 1 0.8। ठीक है सर। अब क्या रहा है, येलो वाले सोर्स को हटाकर कोई दूसरा सोर्स लगाता है जिसका वेवलेंथ इतना, यानी वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तब बीटा की वैल्यू क्या होने वाला है, बात समझ में आया? चलो हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर कहता है उसका ये डी भी क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, सेपरेशन क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। वही सेपरेशन को गोली मार देते हैं एक पल के लिए। आगे देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू में क्या पढ़ा हुआ है, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहां पे बीटा होता है क्या हमारा सेपरेशन दो उसका ब्राइट और डार्क का, और उसके बाद से लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है, कैपिटल डी होता है स्क्रीन और हमारा जो सोर्स है, सोर्स कह रहा हूं जो हमारा स्लिट है उनके बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या होता है, जो उसमें जो हमारा स्लिट होता है उनके बीच का डिस्टेंस, जो होल होता है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो डी से दिखाया जाता है। ठीक है सर। अब फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर इस चीज को भी कांस्टेंट कर देते हैं ना, इस चीज को, अगर इस चीज को भी केवल कांस्टेंट कर देते हैं ना ये लोग, तो एक काम बड़ा आसान हो जाता। पता है कैसे? अगर मान लो एक कांस्टेंट होता, चेंज हो नहीं होता, तो हमें साफ साफ नहीं दिख रहा कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो साफ साफ अगर ये देखो, अगर ये इतना था 6000 पर, अगर ये बढ़ा तो इसकी वैल्यू इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लेकिन इसमें भी दिक्कत परेशानी क्या है ना, इसी वजह से थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज आएगा। इसमें भी छेड़खानी कर रहे हैं तो चेंज आएगा, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई बात नहीं। पहले वाले के लिए पहला भाई, इसका डी का कुछ बोला ही नहीं है, यानी वहीं पे ऑब्टेन करना चाहते हैं, वही सेम जगह ऑब्टेन करना चाहते हैं। इस डी के बारे में कुछ नहीं बोलो तो वही मान के चलेंगे। और बीटा 2 कितना हो जाएगा फिर, लैम्डा 2 डी बाई डी 2, ये उसी जगह पाना चाहते हैं, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है इसके बारे में, तो हम मान के चलेंगे वही पे पाना चाहते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर दो, मैं बीटा 2 बताए तो इसको ऊपर रखो, ज्यादा फायदा रहेगा। तो बीटा 2 अपॉन में बीटा 1 इज इक्वल टू में लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन में डी 2 इंटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी 1 ऊपर और लैम्डा 1 और डी नीचे, तो डी से डी कट गया। ठीक है सर। यानी बीटा 2 अपॉन में बीटा 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 और ये डी 1 बाई डी 2, ये आ गया हमारा कहानी। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और बीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, स्मॉल डी के। तो इसीलिए बीटा 2 ऊपर था तो यहाँ पे नीचे, और ये नीचे था तो ये वाला ऊपर है, डायरेक्टली तो सामने सामने लिख दिया। ठीक, हमें बीटा 2 चाहिए, क्या चाहिए, बीटा 2 चाहिए, बीटा 2 चाहिए।
हमें बीटा 2 चाहिए। तो बीटा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बीटा 1 को उधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, बीटा 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ, D1 अपॉन में D2 के साथ। चलो भैया देखो वही है ना, केवल बीटा 1 को उधर भेज दिया, बस वैल्यू पुट कर दो। तो बीटा 2 इक्वल टू में, चलो बीटा 1 की वैल्यू कितनी थी 0.8 mm, 0.8 mm लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, इनटू में लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन में ये कितना था दूसरा वाला 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है सर ये लिख दिया, इनटू में D1 कितना था हमारा D1 कितना था D, और D2 कितना है 2D, क्या है 2D, उसका डबल है तो 2D केवल लिख दो बस, 2D, ठीक है। D से D का हैप्पी बर्थडे आर्मस्ट्रॉन्ग, और MM था इसका थाई, MM आएगा आंसर जो भी आएगा, ठीक है। 20 से 20, अब काटना बैठना तो काट दो, या पहले लिख लेता हूँ नीचे फिर काटता हूँ। 0.8 को काट के क्या लिख सकता हूँ 8/10 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर लिख सकते हैं। इंटू में 75 अपॉन में 60 इंटू में क्या है 1/2 है, ठीक है। अब काटो पीटो भाई, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 4, यानी बीटा 2 इक्वल में कितना बचा, ऊपर 1 और नीचे 2 बचा, ठीक है। यानी कि क्या आ गया भैया बीटा 2 कितना आ गया, और MM में था, किसमें था ये सब, MM में चल रहा था, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5 mm, तो बीटा 2 डिक्रीज हो गया, क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होकर ये कहानी आ गया क्या हमारा आंसर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट। हाँ तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ द 2 वेवलेंथ, कितने वेवलेंथ है 2 वेवलेंथ, एक ये और एक ये, तो मान लेता हूं एक को लैम्डा 1, एक को क्या मान लेता हूं मैं लैम्डा 1, कितना है भाई 800 नैनोमीटर, ठीक है, और एक को मान लेता हूं लैम्डा 2 जिसकी वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर है, ठीक है। चलो यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन द स्क्रीन, यानी किसकी वैल्यू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी 1.4 मीटर है, ठीक है। एंड 2 स्लिट आर सेपरेटेड भाई, यानी किसकी वैल्यू है स्मॉल डी की, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है भाई हमारा 0.28 मिलीमीटर है, ठीक है सर। आगे कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द 2 वेवलेंथ कोइंसाइड, दोनों वेवलेंथ जहां पे कोइंसाइड हो रहा है तो हमें बताना वहां का मैक्सिमम फ्रिंज ब्रीथ क्या होने वाला है, ये पूछ रहा है ना। कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस, यानी हमें x बताना है कितने पे जाके दोनों क्या होगा, दोनों वेवलेंथ मैच होकर ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, यानी बेसिकली x1 बराबर हमें क्या करना पड़ेगा x2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या रहा है को इनसाइड हो रहा है, ठीक है सर। मतलब x की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा d बाई डी, ये पढ़ा है ना फॉर्मूला, n लैम्डा d बाई स्मॉल d होता है फॉर्मूला, पहले के लिए पहला d तो वही सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है सर। x2 इक्वल टू दूसरे के लिए n2 लैम्डा 2 d बाई डी हो गया, समझ में आ रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों क्या करेगा कोइंसाइड करेगा, तो क्या रखना पड़ेगा हमें x1 बराबर x2 रखना पड़ेगा, x1 बराबर x2 रखना पड़ेगा, तो यहां से कर दो, x1 की वैल्यू क्या है हमारा n1 लैम्डा 1 d बाई डी इक्वल टू में n2 लैम्डा 2 d बाई डी, इससे हैप्पी बर्थडे हो गया, क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बच जाएगा भाई लोग, ये हमारा बच जाएगा n1 लैम्डा 1 इक्वल टू में n2 लैम्डा 2। जब भी कोई बोलेगा ना कि दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है फॉर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू में n2 लैम्डा 2 होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो भाई n1 अपॉन में n2, इसको नीचे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2 और ये वाला नीचे आ जाएगा लैम्डा 1, बस वैल्यू डाल दो, n1 अपॉन में n2, यही सही कर रहा हूं ना, हाँ ठीक है। लैम्डा 2 कितना हमारा 600 नैनोमीटर, और ये कितना है 800 नैनोमीटर, 00 से 00, 6 से 3 और ये 4 नैनोमीटर से नैनोमीटर, क्या बचेगा n1 अपॉन में n2 इक्वल टू में 3/4 का रेशियो आ गया, समझ में आ गया, यानी n1 रेशियो n2 इक्वल टू में 3/4 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।
ये हमारा हो गया, हमारा ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस चाहिए, सेंटर से उसका क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यानी मैं किसी एक की वैल्यू किसी एक में पुट कर दूं, दोनों तो बराबर है, किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो, कहानी हमारा आ जाएगा। किसी एक में रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, x1 मान लो इसमें रख देता हूं, पहले वाले में क्या था, n1 लैम्डा d बाई डी, ठीक है सर, इसमें डाल दो बस। x1 इक्वल में n1 की वैल्यू यहां से कंपेयर करने में क्या आ रहा, 3, तो ठीक है 3 आ गया, इनटू में लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा वन कितना था हमारा 800 नैनोमीटर, 800 नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9, इंटू में कैपिटल डी कितना है 1.4 है, ठीक है सर, अपॉन में स्मॉल डी कितना है 0.28, इंटू में mm को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूं, ठीक है। बस पहले प्यार से पॉइंट हटाऊंगा मैं, 3 इंटू में 800 इंटू में 10 की पावर माइनस 9 इंटू में इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 14 हो जाएगा, और एक जीरो कहाँ जाएगा ऊपर, ये ना नीचे 10 आएगा तो ऊपर जाकर -1, ठीक है। ऐसे इसको 28 लिख रहा हूँ, तो नीचे इसका 100 आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -3 था, बस मैंने पॉइंट हटा दिया, बस काट पीट कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे करें सर काट पीट, तो कर लो 14 दूनी 28, 2 से गया, ठीक है सर, 2 से गया, 2 से कट के क्या आ गया 400, ठीक है सर, ये भी हो गया। 3 और 2 5 जीरो से कट के 4 जीरो बचा, 9 था ये 5 से कट गया, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दो, 3 चौको 12, ठीक है, डबल जीरो 1200 हो गया, इंटू में -4 और 1 -5, 10 की पावर -5 आ गया, तो यानी x1 इक्वल में कितना हो जाएगा 12 इंटू में 10 की पावर -3, यही आएगा ना। वहां चलो नीचे 2 जीरो इधर खिसकेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे इधर बढ़ते हैं तो 1 जीरो बढ़ता जाता है, ठीक है, ये आगे यहाँ तक। अब कहानी एक mm में आया है, किसमें आ गया ये x1 की वैल्यू कितना आ गया 12, अपॉन का मतलब नीचे 1000, ठीक है। ये किसमें आ गया मीटर में, किसमें आ गया मीटर में। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 12 अपॉन में 1000 इंटू में क्या आ जाएगा 100, ये किसमें आ गया सेंटीमीटर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दो, 1000 था ना, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, एक आ गया x1 की वैल्यू कितना आ गया हमारा 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, इतना छोटा आएगा क्या, mm में ही रहने दे क्या, यही भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बाकी सही है ना। बस काट पीट देख लेना, बाकी मैंने फॉर्मूला बता दिया, काट पीट बिल्कुल सही होना चाहिए। 14 दूनी 28, 2 से 400, 4 तिया 1200, ये भाई 3 और 2 5 था, तो कट के ऊपर प्लस हो जाएगा -4 और 1 5 -5, तो भैया 2 प्लस हो गया, तो यानी कि -3, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में गया, इतना आ गया। बाकी देख लेना, यहाँ भी हम आंसर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। समझ आ गया, ये मीटर में आया, किस में आया मीटर में, इसको एम में लिख सकता हूँ, तो 12 mm हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ इतना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ कितना है भैया 600 नैनोमीटर। तो पहले ये देख लिया करो कि क्या है, इंटरफेरेंस है क्या नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ के। तो चलो भाई ब्लर आ रहा क्या, नहीं आ रहा, चलो भैया इतना है। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट विद डी, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इतना, द डिस्टेंस सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, ऑर्डर लिखा हुआ आ गया भैया, यानी क्या है ये, क्या है ये पता है तुम लोगों को, ये क्या है, ये क्या है भैया डिफ्रैक्शन वाला है, क्या है डिफ्रैक्शन वाला केस है। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है, कहानी है उल्टा हो जाएगा, जैसे जैसे यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ते थे जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन वाला केस बन जाएगा, ठीक है सर। तो आओ देखते आगे। A parallel beam of light wavelength इतना incident on the slit with D, ठीक है। The distance between the slit and screen इतना मीटर, यानी ये कैपिटल D कितना दे दिया 0.8 मीटर, ठीक है। The distance of second maximum from the center is इतना, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड का x2 कितना दिया हुआ भैया 15 mm दिया हुआ है। ये मैक्सिमम का केस है, किसके लिए, ये सेकेंड मैक्सिमा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है ना भैया, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, इसलिए x2 लिया हुआ, कितना दिया हुआ है 15 mm दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द ब्रीथ ऑफ द स्लिट, हमें क्या बताना है, उस स्लिट का ब्रीथ क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। अब मुझे जनरल फॉर्मूला में क्या डिफ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू में क्या होता है सर, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है 5/2, क्या होता है 5/2 लैम्डा d बाई डी, समझ में आ गया 5/2। जब बोलेगा सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा तो उसमें आधा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है आधा बढ़ जाता है, जैसे बोला ना सेकेंड मैक्सिमा आधा बढ़ा दो भैया,
आधा क्या कर दो, बढ़ा दो, तो 2 में से आधा बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ढाई। क्या जाएगा, ढाई। ढाई को कैसे लिखते हैं, 5/2। मान लो अगर बोलता 10th ऑर्डर मैक्सिमा, क्या बोलता, 10th ऑर्डर मैक्सिमा, तो आधा बढ़ा दो, 10 का आधा कितना होता है, आधा बढ़ा दो धीरे से, 10.5 हो जाएगा। 10.5 को कैसे लिखूंगा, 21/2 लिखूंगा। तो बड़ा आसान है इसका मैक्सिमा याद करने का, डिफ्रैक्शन का। जब भी मैक्सिमम ऑर्डर बोलेगा तो आधा क्या कर दो, बढ़ा दो, आधा आधा सब में बढ़ता जाता है। चलो भैया ठीक है सर, ये आ गया, बस फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सेकंड 2 के लिए लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ, 2 के लिए। बाकी तो जनरल फॉर्मूला तो पता ही होगा, 2n + -1 लैम्डा d/2d, ऐसे कुछ फॉर्मूला बन के आता है। चलो भैया लिख देते हैं इसका, 15 mm का मतलब 10⁻³ ठीक है, इक्वल टू में 5/2 इंटू में लैम्डा कितना है भैया, 600 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ ठीक है, नैनोमीटर डाल दिया, इंटू में डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 0.8 मीटर, 0.8 अपॉन में स्मॉल डी हमें कैलकुलेट करना। तो बस दाएं बाएं भेज दो, कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दाएं बाएं भेज देता हूं मैं, तो यहाँ से डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको सबको नीचे लेना पड़ेगा, तो 5/2 इंटू में 600 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में इसको 8 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो -1 आ गया, ठीक है, अपॉन में इसको बड़े प्यार से नीचे भेज दो, 15 इंटू में 10⁻⁻3। अब कैंसिल आउट कर दो, 15 चौक को 60, 0 का 0, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, मान लो 20, 2 से कट के 20, बस क्या बचा भैया, 5 ऊपर बचा, 20 ऊपर बचा, 5 20 और 8 बचा, ये 3 से कट के क्या आ गया, -6 आ गया, -6 और एक कितना होता है, -7 होता है। बस सब कुछ कट कुट आ गया, बस हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 80, यानी 20 पंजे 100 और ये 8, तो कितना हो जाएगा, 800। 100 इंटू 8, 800 इंटू 10⁻⁷ हो गया, यानी डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया, इधर प्लस 2 800, बस आंसर तो आ चुका है, बस सॉल्व कर दो, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कहानी खत्म। +2 हो जाएगा ना तो -5, ये क्या आ गया हमारा डी का आंसर। बाकी उसमें तुम्हें लिखना हो सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हो, बाकी तो हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। बात समझ में आ गया, किसमें आया, मीटर में। अगर mm में चाहिए तो ढंग से लिख लेता हूँ, अगर mm में चाहिए तो यहीं से लिख दो भाई कहानी। कैसे लिख सकता हूँ इसको, 0.08, ठीक है, समझ रहे हो, इंटू 10⁻⁻3, समझ में आ गया बात। चलो भाई, तो 0.08 mm किसमें आएगा, mm में। समझ में आया भैया, 5 0 था ना, तो इसको 2, इसको समझा दो क्या, यहाँ से एक स्टेप, जो ये कैसे लिखा हूँ, यहाँ से एक स्टेप समझा देता हूँ। 8 इंटू में 10⁻⁻2 इंटू में 10⁻⁻3 लिख सकता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, 0.08 और ये mm, ये क्या आ गया, mm हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे कर कर दिखा दिया, प्लीज नोट डाउन कर सकते हो। तो अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, लेजर लाइट का जिसका वेवलेंथ इतना है, ठीक है भैया, तो यानी लैम्डा कितना दे दिया, 640 नैनोमीटर। इंसिडेंट ऑन द पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंज, कौन सा फ्रिंज बना रहा, ब्राइट फ्रिंज कहां बना रहा, सेपरेट बाय इतना, यानी ये क्या हो गया, बीटा हो गया। बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 7.2 mm हो गया, ठीक है सर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स, दोबारा एक सोर्स ला देता है जो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस इतना, यानी ये क्या हो गया, β2। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स, यानी λ2 में क्या करना है बताना, तो पहला केस, और ये β2 की वैल्यू कितनी हमारा 8.1 mm है, ये वाला हमें चीज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गया, कह रहा है λ1 ये है तो उसका बीटा फ्रिंज ये बना रहा है, ठीक है सर, इतने मीटर पे बना रहा है, mm पे। λ2 क्या है, जब फ्रिंज क्या हो जाए, इतना हो जाए, तो हमें पता है ना ये फॉर्मूला, बाद में अभी बाकी पढ़ेंगे, क्या बोला, सेम अरेंजमेंट बोला, इसके बाद आके की बाद में देखेंगे। हमें पता है ना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, λd/d होता है। हाँ जी सर पता है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जो बीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो देखो यहाँ पर बीटा बड़ा है तो लैम्डा भी क्या होगा, बड़ा ही आएगा। तो देखते हैं कितना कैसे हो रहा है भैया, तो इससे फॉर्मूले से निकाल लो या इससे निकाल लो। पहले वाले केस के लिए पहला सेम अरेंजमेंट, तो सब कुछ सेम होगा। β2 जोड़ने क्या हो जाएगा, λ2d/d। समझ में आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, β2 को ऊपर β1 को नीचे, क्या होगा भैया सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। λ2 अपॉन में क्या बचेगा, λ1, बस वैल्यू डाल दो, β2
बीटा 2 की वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पर, बीटा टू की वैल्यू कितनी है हमारा 8.1 mm है, ठीक है। दूसरे वाले का 7.2 mm है, ठीक है। इक्वल टू में लैम्डा टू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लैम्डा 1 कितना है 640 nm है, ठीक है, नैनोमीटर। इससे हैप्पी बर्थडे, पॉइंट से पॉइंट का हैप्पी बर्थडे। अब ये कट जाएगा 9 से 9 81 9 72, ठीक है। यानी लैम्डा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 इक्वल टू में यहाँ पे क्या था 9/8 इंटू में लैम्डा 2 रखो, उसको उधर भेज दो, 640 nm, 8 28 64 9 72, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 9 72 यानी 720 नैनोमीटर। ये आ गया हमारा क्या, लैम्डा आ गया, लैम्डा 2 हमने कैलकुलेट कर दिया। बात समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। किसका बताना है, ब्राइट फ्रिंज का एन का ऑर्डर बताना। शॉर्टर वेवलेंथ कोइंसाइड, क्या है कोइंसाइड, तो जैसे कोइंसाइड होता था, कोइंसाइड जैसे कोइंसाइड होता था किसके लिए, ब्राइट के लिए। तो याद करो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या होता था, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू में n2 लैम्डा 2। समझ में आ गया, कोइंसाइड का मतलब x बराबर हो जाता था, ठीक है सर। तो बस n1 की वैल्यू डाल दो, n1 हमें चलो नहीं पता, पहले सोल्व कर लेते हैं। n1 अपॉन में n2 इक्वल टू में इसको इधर तो उसको उधर, लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1, यानी n1 और n2 का ही हमें रेशियो बताना है एक तरीके से। लैम्डा 2 कितना हमने निकाला था 720 नैनोमीटर, अपॉन में इसका कितना था 640 नैनोमीटर। इससे कैंसिल आउट, 0 से 0, 8 28 64 9 8 72, यानी आंसर निकल के आ गया n1 अपॉन में n2 इक्वल टू में क्या आया 9/8, तो 9/8 ये क्या गया हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो चलो भैया हो गया होगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द ब्रीथ ऑफ द टू स्लिट यंग गर्ल्स स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना। अच्छा, रेशियो दिया हुआ है किसका, ब्रीथ का, यानी W1 अपॉन में W2, इसका ब्रीथ रेशियो कितना दिया है 4:1। ऐसे तो दिखाते हैं ब्रीथ का रेशियो, यानी W1 और W2 का रेशियो इतना दिया। तो एक खास बात पता है इसका क्या सर, कि I1 और I2 और A1 और A2 के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा तुमको सीबीएसई पीवाईक्यू में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन इसका डाल दिया हूं, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है। तो सारी कहानी पता भी होना चाहिए इसके अलावा, ठीक है सर। ये सारे वैल्यू यही सब सारा चीज अभी क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इवेल्युएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्या बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी बताना है, यानी आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की हमें क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ ये हुआ कि फॉर्मूला लगाऊंगा आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम। मैं एम्पलीट्यूड वाला लगाता हूं, क्या होता है A1 प्लस में A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का। समझ में आ गया, ये होता है हमारा कहानी होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया, A1 प्लस A2 मैक्सिमम के लिए प्लस हो जाता था एम्पलीट्यूड, और मिनिमम के लिए दोनों क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। हमें ये चाहिए एम्पलीट्यूड, यानी मैं इसका कंपेयर कर लूं इससे, कहानी हो जाएगा। तो क्या था A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर क्या था 4/1 था, स्क्वायर उधर जाके रूट, यानी A1/A2 इक्वल टू में रूट में 4/1, यानी A1/A2 इक्वल टू में 4 का 2 और 1 का 1, यानी 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू में 2A2 हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। यानी आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इक्वल टू में A1 को जगह में क्या लिख सकता हूँ 2A2, तो लिख दिया हमने 2A2 प्लस में A2, दोनों का होल स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ अभी मैं। चलो भैया A1 की जगह में 2A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हमें चाहिए आई मैक्स और आई मिनिमम। बस कहानी सोल्व कर देंगे, 2 और 1 3, A2 अपॉन में 2 में से 1 जाएगा तो 1 A2 का होल स्क्वायर। इससे कट गया, यानी आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9/1, यानी हमारा आ गया 9:1, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कहानी क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। बात समझ में आया भैया, समझ में आया? तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया किसका, ए वाले पार्ट का।
अब देखते हैं बी वाला पार्ट, क्या देखते हैं बी वाला पार्ट, ऐसे बता दे डज द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वायलेट, मतलब हिंदी में अगर शुद्ध बोलूं उल्लंघन, क्या दोनों दूसरे का उल्लंघन करता है, किसमें, एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर। तो नहीं भैया, नो, इसका आंसर आएगा नो। क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं नो भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को कोई उल्लंघन फुल्लंघन नहीं करेगा, सारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इसमें क्या होता है, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। बस आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? तो भैया अब बारी है क्या बोलने की, थैंक यू बोलने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।